हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान पटना यूनिवर्सिटी के अपोजिट स्थित है, 6061 नंबर पिलर के पास। आइए बच्चों, ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक ये लास्ट चैप्टर है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका है, हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है, सबसे पहले टिश्यू उत्तक उत्तक शब्द जो है किनके द्वारा दिया गया था? बीचैट के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? बीचैट के द्वारा। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? मार्सेलो मालपिघी। किसको कहा जाता है? मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। ठीक है। तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है मेयर के द्वारा दिया गया। ल्यूवेनहॉक क्या खोज किए हैं? जीवाणु का। और रॉबर्ट हुक क्या खोज किए हैं? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक क्या किए? जीवाणु का खोज किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेयर के द्वारा। पादपों में विभेदोत्तकी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लांट में विभेदोत्तक उत्तक के बारे में कौन सही है? तो ये मृत उत्तक है और काष्ठ ये गलत है। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता गलत है। ये केवल किसी वृक्ष के छाल में ही पाए जाते, गलत है। विभेदोत्तकी उत्तक कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों की वृद्धि होती है। यह जो उत्तक है जड़ में, तना में, पत्ती में, तना के पार्श्व में, सभी जगह ये पाया जाता है। इसी में विभाजन के कारण पौधा की लंबाई में और मोटाई में वृद्धि होता है। तो यह उत्तक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। यही आंसर सही है। ठीक है। उसके बाद शीर्षस्थ विभेदोत्तक। अब देखो, एपिकल मेरिस्टेम इसका इंग्लिश होता है। ये क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभेदोत्तक। यह जो है तना में और जड़, ये तन मान लो कि ये जड़ है नीचे में और ये ऊपर में तना, तो इसके ये टिप पर पाया जाएगा। और इस उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पौधा में प्राथमिक वृद्धि होता है, यानी लंबाई में। तो शीर्षस्थ विभेदोत्तक जब होगा तो ये लंबाई के लिए होगा। लंबाई में। मोटाई के लिए क्या होता है? लैटरल मेरिस्टेम, यानी पार्श्व विभेदोत्तक। पार्श्व विभेदोत्तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक बीजी पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एक बीजी जो भी पादप है मोटाई नहीं, एक बीजपत्री पतले दुबला रहता है तो उसमें वृद्धि नहीं होती है। एक बीजपत्री मतलब जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, तो उसमें क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है भाई? तो इनमें फ्लोएम जाइलम तो होता ही है, कैम्बियम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता है। जाइलम क्या करेगा? भोजन का संवहन सभी दिशा में। और जाइलम क्या करेगा? जल एवं खनिज लवण का संवहन
नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम किसका उदाहरण है? तो कैम्बियम और छाल, देखो जैसे मान लो ये पौधा है और ये कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम, ये छाल है और इसके नीचे कैम्बियम और उसके नीचे का कैम्बियम किसका उदाहरण है? तो ये पार्श्व विभाजोत्तक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पार्श्व विभाजोत्तक का। और इसके कारण पौधा में क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि का मतलब मोटाई से, मोटाई से। ठीक है, और ये शीर्षस्थ विभाजोत्तक ये है लंबाई, लंबाई यानी प्राथमिक वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, अंतर्वेशी विभाजोत्तक जो है तना एवं जड़ के शीर्ष के नष्ट होने पर बगल से नए जड़ तथा तना का निर्माण करता है। ठीक है, वायुत्तक किस पौधों में पाया जाता है? वायुत्तक का मतलब होता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। और यह जो है जलीय पौधा में पाया जाता है और इसमें एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस। और यह पौधे को जल के सतह पर तैरने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करेगा? एरेनकाइमा पौधे को जल के सतह पर तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा भाई? जीरो एथी हाइड्रोफाइट्स, यहाँ पर हाइड्रो मीसोफाइट, लिम्नोफाइट, यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स यानी ये जलोदभिद, जलोदभिद, ये बी नंबर। जेरोफाइट्स का मतलब होता है मरुदभिद, मरुदभिद मरुस्थलीय पौधे। लिम्नोफाइट्स नहीं होता। मीसोफाइट्स का मतलब होता है समोदभिद, समोदभिद अपने यहाँ का जो पौधे हैं वो सब है। ठीक है, वह कौन सा ऊतक है, कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है? भित्ति पतली सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अनियमित स्थूलन होता है। अब देखो कोन इसका इस तरह से होता है, ऐसे षष्ठ कोणीय, और कोन पर ये मोटा होता है, स्थूलन होता है, ऐसे हेक्सागोनल होता है, षष्ठ कोणीय। तो कौन सा होगा भाई? कोलेनकाइमा। और यह क्या करेगा? स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। और यह पौधे को सहारा प्रदान करता है, पौधे को सहारा। स्क्लेरेनकाइमा जो है निर्जीव होता है, निर्जीव, और यह भी पौधे को सहारा प्रदान करता है। पेरेनकाइमा क्या करता है? भोजन संग्रह करता है, भोजन संग्रह। ठीक है,
मृदुतक किस प्रकार का उत्तक है? तो मृदुतक जो है ये सरल उत्तक है। अब देखो पादप उत्तक जो है, पादप उत्तक दो प्रकार का, सबसे पहले है विभाज्योतक उत्तक और दूसरा है अस्थाई उत्तक। विभाज्योतक उत्तक में 3 गो शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, यह 2 गो सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक में 3 गो मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और इसमें आ गया 2 गो जाइलम एवं फ्लोएम। अब आप देख लो तो मृदुतक, मृदुतक कहाँ है भाई? यहाँ है। कौन है? सरल उत्तक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है? तो तरुण पौधों में, तरुण पौधे का मतलब छोटे पौधे जो न्यूली पौधे हैं, उनमें कौन पाया जाता है? तो ये स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? लचीला होते हैं, बाद में वो हार्ड हो जाते हैं। कौन सा एक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? तो जड़ में कौन सा उपस्थित नहीं रहता है? तो जड़ में जो है ये स्थूल कोण उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह जड़ में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। सही है। उत्तक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। उत्तक जब भी होगा, बहुकोशिकीय जीव होंगे तबे उत्तक होगा। एक कोशिकीय जीव में उत्तक नहीं होता है, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते थे। 1 और 3 सही है, तो डी नंबर आंसर। दृढ़ उत्तक कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? नॉट फाउंड इन स्क्लेरेन्काइमा में कौन नहीं पाया जाता है? तो ये मृद उत्तक कोशिकाओं से निर्मित होता है। सही है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। सही है। ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाशों वाली होती है। सही है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी, इनके सिरों पर नुकीली होती है। ये गलत है। इनके सिरों पर नुकीली नहीं होती है। ठीक है। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है क्वार्कस ट्यूबर से प्राप्त होता है। साइकस से क्या प्राप्त होता है? साबूदाना। साबूदाना। और इसके स्टार्च को, स्टार्च यानी मंड को क्या बोलते हैं? स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को बोलते हैं शैगो पाम। क्या बोलते हैं? शैगो पाम। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है भाई, कहाँ जमा होता है?
तो कॉर्क कोशिका में कहाँ जमा होता है? कॉर्क कोशिका में जमा होता है, क्योंकि मृदुतक, स्थूल कोण और दीर्घ मृदुतक जो है जड़ तना में पाया जाता, भोजन संग्रह करेगा या पौधे को सहारा बनाता है और लचीला भी बनाता है, लचीला। और यह जो है निर्जीव होता है, निर्जीव फल एवं बीज के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। हो गया? फलों तथा बीजों का कठोर आवरण अभी बताए हैं, देखो यहां फल एवं बीज का बाहरी आवरण कौन है? स्क्लेरेन्काइमा, वही चीज है। फल तथा बीज के कठोर किस ऊतक द्वारा बना होता है? तो दृढ़ ऊतक द्वारा, स्क्लेरेन्काइमा द्वारा। ठीक है। बिल्टयन की आवश्यकता होती है, बिल्टिंग डेसिकेशन इन नेसेसरी फॉर। तब बिल्टयन की आवश्यकता क्यों होती है? तब बिल्टयन की आवश्यकता पादप के श्वसन के लिए। तो पादप का श्वसन के क्या होगा? श्वसन तो होगा छाल की सूरत, नमी को अवशोषित करने के लिए। किसके लिए? नमी को अवशोषित करने के लिए होता है। ठीक है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे को जल हानि को रोकता है? शुष्क स्थानों का मतलब हो गया मरुस्थलीय पौधे। तो मरुस्थलीय पौधे में क्या होता है जिसके कारण ये रोकता है? तो मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है? ये लिग्निन, जिसके कारण वह रोकने का काम करता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आप देखो, ये मान लो ये वृक्ष है और वृक्ष है, तो इसमें आप देखिएगा ये इस तरह का रिंग रिंग बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक वलय। क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय। और एक वर्ष में एक ही बनता है। क्या बनता है? एक वर्ष में एक ही बनता है। तब वार्षिक वलय को गिन के पौधे की आयु ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? वार्षिक वलय गिनकर पौधे की आयु ज्ञात किया जाता है। तो ये वार्षिक वलय को गिनती करके और एक वर्ष में एक ही बनता है। यानी जितना आयु उतना रिंग और जितना रिंग उतना आयु। ठीक है। आर्य संवहन बंडल, रेडियल वस्कुलर बंडल, ये कहाँ पाया जाएगा? तो आर्य जो है इस तरह से होता है, ये वस्कुलर बंडल, ये कहाँ पाया जाएगा? तो एक बीज पत्री में। एक बीज पत्री का मतलब होता है कि जिसका बीज जो है दो भागों में विभाजित नहीं होता है, उसको हम एक बीज पत्री कहेंगे। और द्विबीज पत्री का मतलब दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है। रंध्र मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो इपीडर्मिस में पाए जाते हैं। इपीडर्मिस बाह्य त्वचा में, यानी पत्तियों का जो बाहरी भाग होता है वहां स्टोमाटा एंड रूट हेयर्स का फाउंडेड होता है। ठीक है। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल कौन होते हैं? अब देखो, यहां पर दो तरह से बनते हैं। एक होता है ये बसंत काष्ठ हो गया, ये शरद काष्ठ हो गया। तब बसंत ऋतु और शरद ऋतु में दोनों मिला के एगो वार्षिक रिंग होते हैं। तब बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों मिलकर ये वार्षिक वलय का निर्माण करते हैं। यह साल में एक ही को बनता है। एक वृक्ष के पुराने तनु को अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय हैं।
इसमें वलय की संख्या कितना, 50 गो। इस तरह से तो जितना वलय उतना आयु, जितना आयु उतना वलय। तो वार्षिक वलय 50 वर्ष है, तब वृक्ष की आयु कितना होगा, 50। तो जितना आयु उतने वलय और जितना वलय उतना आयु। ठीक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो है जलवायु भिन्नता नहीं होती है, सालों भर एक जैसा मौसम होता है। तो जहां पर एक जैसा मौसम होता है वहां पर एनुअल रिंग वार्षिक वलय नहीं बनते हैं। ठीक है। और अपने यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात होता है, इसलिए यहाँ के पौधों में वार्षिक वलय बनता है। लेकिन जहाँ पर जलवायु भिन्नता नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होता, वहाँ पर नहीं बनता। तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, अपने यहाँ होती है। पुराने पेड़ की जड़ तथा जाइलम जो बीच का केंद्रीय भाग है, मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो घना कथई रंग का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्टवुड, पॉलीरेनाइट और जाइलेरी, सारिल, बाह्यमान और हृदय काष्ठ, इनमें से सब कहते हैं। ठीक है। चलनी नलिका और सहकोशिका, अब देखो, सेब ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये सब किसका भाग है भाई? फ्लोएम का। इसी को सीप ट्यूब को बोलते हैं चालनी नलिकाएं, और इसको बोलते हैं सह कोशिकाएं। ठीक है। तो ये कहता है चालनी नलिका और सह कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितनी कोशिका से होता है? तब देखो यहाँ पर अभी हम बताए जाइलम में कई गो है, फ्लोएम में 1 2 3 4, तो जाइलम में भी उतने होता है, 4 गो। जाइलम में हो गया कौन कौन भाई? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर्स, जाइलम, पैरेन्काइमा। तो कितने हो गए? 4 कोशिकाएं हो गई। फ्लोएम में अभी वहां पर बताए हैं, तो 4, दोनों में 4 सेल होता है। जटिल ऊतक बना होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे किससे बना होता है? तब भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं से, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न कोशिकाओं से क्या बना होता है? जटिल ऊतक बना होता है। ठीक है। समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार के कोशिकाओं को, तो समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार के कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाई? तब वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? अधिक होते हैं। अंतरकोशिकीय क्या होते हैं? अधिक। तो ये नहीं होगा।
ये अंतर कोशिकीय पदार्थ स्थान अधिक होता है। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब सट, अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं होता। तो न एक न दो, कोई नहीं आंसर। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पादप में भरण में सहायक होता है? तो पादप के भरण में, अब देखो ये नर्वस टिश्यू, मस्कुलर, ये तीनों के तीनों क्या है? जंतु ऊतक हैं। तो जो जंतु यहां कहता है पादप में, तो क्या हो जाएगा? मृदु ऊतक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का प्रतिपादन प्रस्तुत किया था? कौन होगा भाई? जेसी बोस। कौन है? जेसी बोस। और ये कौन है? जीवाश्म विज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य, सल्की का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर का है। तो यह जो है उत्सर्जन में मदद करता है, जनन में प्लाज्मा का संवहन करता है। तो सल्की उत्पत्ति जो है ये आपको क्या करेगा भाई? तो ये हेल्पिंग हम एक्सक्रीशन, उत्सर्जन त्वचा में पाया जाता है। तो ये कहाँ? उत्सर्जन में मदद करता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्य भोजन पदार्थ को संचलन में क्या करता है? भाग लेता है। तो भोजन के संचलन में कौन भाग लेता है? तो चलनी नलिका है, सीप ट्यूब। ठीक है। क्या करेगा? सीप ट्यूब जो है भाग लेता है। दो गो 33 आ गया है जी, 2 गो 33 है, इसका भी वही होगा। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? तो जाइलम का कौन सा है जो जीवित कोशिका का बना होता है? तो वाहिकाएं, वेसल्स। ये किसका बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है। किसका? जीवित का बना होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शारीरिक सुरक्षा को, सुरक्षा कवच बने, किस ऊतक को शारीरिक सुरक्षा बनी, वो हमारे शरीर को सुरक्षा करती है? तो एपिथेलियम टिश्यू। संयोजी ऊतक जोड़ती है ये मसल्स, ये गति प्रदान करती है, और ये आवेग को ग्रहण करती है। ठीक है। आवेग को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अंगों के विसरण, स्राव तथा अवशोषण में मदद वारण एपिथेलियम ऊतक है। तो अंगों के विसरण में, स्राव में ये कौन सा ऊतक सहयोगी करता है? तो ये कौन सा सहयोगी करेगा? अब और अवशोषण में, तो स्राव में भी, तो ये पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तथा लवा तथा मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? ठीक है। तो यह टू बोन्स और मसल्स, यानी मसल्स टू मांसपेशियों को, दो मांसपेशियों को हड्डी से हड्डी और मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो ये कौन काम करेगा? तो एरियोलर टिश्यू करता है। कहीं कहीं आपका ऑप्शन उल्टा पुल्टा है। शोकरा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? क्या है?
शोकरा नहीं है, मोटापा, मोटापा। तो ये एडिपोज टिश्यू के कारण होता है। मोटापा जो है एडिपोज टिश्यू के कारण होता है। ठीक है, पेट निकलना। टेंडन और लिगामेंट क्या है? तो टेंडन क्या है? संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। यह क्या करेगा? यह क्या करेगा? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा। और लिगामेंट क्या करेगा? हड्डी को हड्डी से कॉन्डिन नामक प्रोटीन। अब देखो, कॉन्डिन नामक प्रोटीन जो है ये पाया जाता है कार्टिलेज में। कार्टिलेज यानी उपास्थि। उपास्थि, और उपास्थि के कोशिका को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे भाई? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, उपास्थि। हड्डी किसका बना होता है? ओसिन। ओसिन नामक प्रोटीन। और इसकी कोशिका को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र है? साउंड बॉक्स है। ध्वनि उत्पादक तो यहां कहीं से ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन है गड़बड़। ध्वनि उत्पादक तो लैरिंग्स है। लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? तो देखो, इसमें संयोजी ऊतक कौन है? हड्डी भी है, उपास्थि भी है, लिगामेंट भी है। तो इनमें से सब है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। सही है। लिगामेंट हड्डी को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। सही है। तो एक और सी नंबर, एक और दो दोनों। वेसिकल्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? वेसिकल्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तब वेसिकल्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है भाई? तो ये स्रावियों के त्वचा के एपिडर्मल में। कहाँ पाई जाती है? तो त्वचा के एपिडर्मल में पाई जाती है वेसिकल्स ग्लैंड। लैक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आंख में। और यहां से क्या स्रावित होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। क्या स्रावित होगा? लाइसोजाइम एंजाइम। और यह क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को मारता है। क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारता है, जीवाणु को। आंख में देखिएगा छोटा मोटा अगर आ गया कीट तो मरिए के वापस आएगा। इसी में क्या होता है? आंसू का निर्माण होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पलीहा यकृत अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जालवत। पीला तंतुमय को बोलते हैं लिगामेंट। और श्वेत को बोलते हैं टेंडन। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन
स्राव करता है। तो ये मास्ट सेल, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये ब्लड में पाई जाती है, जो रुधिर वाहिनिका को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाएगी? तो ये संयोजी ऊतक है, ब्लड में पाई जाती है मास्ट सेल। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी? ब्लड में। ऑस्टियोब्लास्ट, तो हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी की कोशिका क्या हो गया? ऑस्टियोब्लास्ट। और कौन सा प्रोटीन? तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। तो कौन बना होता है? हड्डी। हो गया। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? पैर के तलवा की सबसे मोटी होती है, और सबसे पतली पतली त्वचा तो पतली त्वचा ये क्या होगी? आंख में। आइए क्या अगला क्वेश्चन। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? आंख के पलक में। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। वृद्धावस्था में जो है ना, फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, तो कमी हो जाती है। तो त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने से ही नहीं होगा। उपत्वचीय स्तर में लचीलापन, यह भी नहीं होगा। चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, यही आंसर होगा। मेलानिन के कारण क्या होता है? त्वचा काली। डेस्ट्रेलिसिशन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो सिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो यह जो सिस्टम पाया जाता है, ये स्तनियों के हैवर्सियन कैनाल, ये होगा हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन नलिका भी कह सकते हैं। कहाँ पाया जाता था? स्तनियों के हड्डी में, हैवर्सियन कैनाल। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस ऊतक के संकुचन? तो ये अनैच्छिक ऊतक होता है, और वो अनारेखित ऊतक, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, क्योंकि हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हैं। तो अनारेखित पेशी। और रेखित पेशी कहाँ पाया जाता है? हाथ, पैर, गर्दन में। और रेखित पेशी कहाँ पाया जाएगा? मूत्राशय, उसके बाद रक्त वाहिनियां, हृदय पेशी हृदय में जीवन भर गति करता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है? सार्कोप्लाज्म जो है मांसपेशी ऊतक में पाया जाता है, और इसकी कोशिका को क्या बोलते हैं? मायोब्लास्ट। और मांसपेशी के अध्ययन, मांसपेशी के अध्ययन क्या हो गया? मायोलॉजी। क्या हो गया? मायोलॉजी। मांसपेशी के अध्ययन मायोलॉजी। शरीर अंगों के विसरण, स्राव और अवशोषण में कौन ऊतक सहायक होता है? तो स्राव अवशोषण में कौन? एपिथेलियम टिश्यू। संयोजी ऊतक का अधिक प्रोटीन है। तो संयोजी ऊतक का प्रोटीन क्या है भाई? तो ये कोलाजन फाइबर का बना होता है।
तो इसी के साथ चेला ये आपका हो गया समाप्त ग्रुप डी के लिए। तो सभी आदमी को ग्रुप डी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय।